एक जवान बेटी थी ममता। घर के बाहर ही वो एक किराने की दुकान चलाता था। घर अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन फिर भी रामलाल बहुत लालची था। एक रात उसने अपनी बीवी से कहा, सुनो, हमारी बेटी अब जवान हो चुकी है, उसका फायदा उठाते हैं। हमारी बेटी खूबसूरत भी है, किसी तरह उसकी शादी एक अमीर खानदान में कर देते हैं। बिटिया तो मासूम होती हैं, वो हमारी पैसों से मदद किया करेगी। फिर मैं अपनी छोटी दुकान से एक बहुत बड़ा शोरूम बना लूंगा। अरे यही तो मैं भी कब से सोच रही थी। जल्दी से उसके लिए कोई लड़का देखिए जो बहुत अमीर हो। उसकी बेटी ममता को देखने एक से एक करोड़पति आए, लेकिन उसकी छोटी सी दुकान देखकर, देखिए, हम लोग करोड़पति हैं, इसलिए अपने बेटे का रिश्ता अपनी बराबरी वालों से करेंगे। आपकी छोटी सी दुकान है, इससे हमारे रुतबे का क्या होगा? तो इस तरह कोई भी अमीर परिवार रामलाल से रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे कई साल बीत गए, कहीं उसका रिश्ता ही नहीं हुआ। फिर एक रात, सुनो, कोई अमीर खानदान तो मिल नहीं रहा। ऐसा करते हैं, जल्दी से ममता की शादी किसी न किसी घर में कर ही देते हैं, क्योंकि शादी तो कभी न कभी करनी ही है। जब तक यहाँ रहेगी खर्चा बढ़ता ही रहेगा। जब देखो तब उससे नया सूट चाहिए, जब देखो तब मोबाइल में रिचार्ज करवाना है। अब मैं उस पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं आप। जब तक वो यहाँ रहेगी हम पैसा कभी बचा ही नहीं पाएंगे। ममता दूर खड़ी होकर ये सब बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इसका मतलब मैं अपने माँ बाप पर बोझ हूँ। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे अपने माँ बाप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। कुछ दिनों बाद रामलाल ने ममता के लिए एक साधारण लड़का देख ही लिया, जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही ममता और विनोद की शादी हो गई। विदाई होते ही ममता के माँ बाप बहुत खुश हुए। चलो, एक बोझ कम हो गया। बोल रही थी मुझे इंजीनियर बनना है। अरे इतना पैसा अगर हम उस पर ही लुटा देते तो शोरूम कैसे खोलते? सही कह रहे हो आप। अब हमारा पूरा पैसा बचेगा। दोनों हंसते हुए घर के अंदर चले गए। वहीं दूसरी तरफ ममता के ससुराल में उसके सास ससुर, पति विनोद और एक ननद पायल थी। सास ने गृह प्रवेश कराया। उसके बाद, चलो विनोद, तुम्हारी शादी हो गई, अब कम से कम खाना बनाने की समस्या तो नहीं रहेगी इस घर में। बहू, आज के बाद रसोई घर तुम्हारा। आज तुम्हारी पहली रसोई है, जल्दी से खाना बना दो, हम सबको बहुत भूख लगी है। माँ जी, थोड़ी देर आराम कर लूं? 2 दिन से मैं सो नहीं पाई हूँ, बहुत थक गई हूँ। भाभी पागल हो गई हो क्या? शादी के बाद ये रस्म बहुत जरूरी होती है। खाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अभी से आपका नाटक यहाँ नहीं चलने वाला। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ पायल। विनोद जी कुछ समझाइए ना। अरे मैं क्या समझाऊं? पायल सही तो बोल रही है। जाओ चुपचाप खाना बनाओ, सोने के लिए पूरी रात पड़ी है। बेचारी ममता ने मन ना होते हुए भी सबके लिए खाना बनाया। ममता इतनी थकी हुई थी कि वो खाना खाए बगैर ही सो गई। किसी ने उससे खाने तक के लिए नहीं पूछा। अगली सुबह, ममता अपने मायके से घोड़े बेच कर आई थी क्या, जो इतनी देर तक सो रही हो? जाओ जल्दी से नाश्ता बनाओ, मुझे काम पर जाना है। जी अभी बनाती हूँ। सॉरी, कल कुछ ज्यादा ही थक गई थी, आज से ऐसी गलती नहीं होगी। ममता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता करके विनोद काम पर चला गया। इधर उसकी सास और ननद दोपहर में उसके पास आई। बहू, बाथरूम में मेरे, तेरे ससुर जी के और तेरी ननद के कपड़े पड़े हैं, जल्दी से धो दे जाकर। शाम को हम लोगों को कहीं काम से जाना है। ठीक है माँ जी। ममता बेचारी बाथरूम में गई और सबके कपड़े धोने लगी। तो ऐसे ही ससुराल वाले उसके साथ बिल्कुल नौकरों जैसे बर्ताव करते थे। इसका कारण भी एक रोज ममता को पता चल गया। जब उसके सास ससुर और ननद अकेले में बातें कर रहे थे तो ममता दूर से सब सुन रही थी। हमने कितनी कोशिश की कि विनोद की शादी किसी अमीर घर की लड़की से हो, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए, पर हमारा नालायक बेटा एक अमीर लड़की तक को अपने झांसे में नहीं फंसा पाया। पता नहीं कहाँ से ये गरीब लड़की हमारे पल्ले पड़ गई, लेकिन खाना बनाने के लिए एक नौकरानी तो चाहिए थी। कम से कम इस काम तो आएगी ममता। हाँ, क्योंकि अगर आप भैया की शादी नहीं करते तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। ये सब सुनकर ममता को रोना आ गया। ये लोग भी मेरे माँ बाप की तरह ही निकले। मेरे माँ बाप को अमीर लड़का चाहिए था और मेरे ससुराल वालों को अमीर लड़की। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं जीना नहीं चाहती। आज रात ही मैं आ रही हूँ भगवान तेरे पास। उसने इतना बोला ही था कि तभी अचानक उसका पेट दर्द करने लगा। आवाज सुनकर उसके सास ससुर ननद उसके पास आए। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि खुशी वाली बात है। आपकी बहू माँ बनने वाली है, इनका ख्याल रखना। इतना बोलकर डॉक्टर साहब चले गए। बहू, अब तू माँ बनने वाली है, इसी खुशी में जा सबके लिए मटर पनीर बना। ठीक है सासू माँ। उसने पूरे परिवार के लिए मटर पनीर बनाया। शाम को विनोद भी घर आ गया। उसने जब ये खबर सुनी तो वो कुछ ज्यादा खुश नहीं हुआ। खाना पीना खाने के बाद, विनोद जी, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। अरे तो क्या करूं?
पूरे मोहल्ले को बुलाकर नाचूं क्या? हम दोनों पहले ऐसे इंसान तो नहीं जो माँ बाप बनने जा रहे हैं। ये खर्चा और बढ़ने वाला है। इतना बोलकर विनोद दूसरी तरफ चेहरा करके सो गया, लेकिन ममता को रात भर नींद नहीं आई। भगवान, पहले तो मैं तेरे पास आने वाली थी, पर अब मुझे अपने बच्चे के लिए जीना होगा। ऐसे दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे उसका पेट निकलने लगा, फिर भी ससुराल वाले उससे सारा काम करवाते ही रहते थे। एक रोज उससे चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी उसकी सास और ननद बोली, बहू पूरा घर गंदा पड़ा है, एक एक कोना जल्दी से साफ कर दे। सासू माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, सफाई में बाद में कर दूंगी। तेरा 8वां महीना चल रहा है, चक्कर वक्कर आना नॉर्मल बात है। मैं भी 2 बार माँ बन चुकी हूँ, मुझे मत सिखा। काम नहीं करेगी तो बच्चा कमजोर पैदा होगा। जा जल्दी से काम कर। बेचारी किसी तरह उसने अपने पूरे घर की सफाई की और कमरे में आकर लेट गई। एक बार फिर से उसकी सास और ननद उसके पास आ गए। अरे आलसी औरत, रात हो रही है, खाना क्या तुम्हारे पिताजी बनाएंगे? बस थोड़ी देर में जा रही हूँ बनाने। खाना बनाते वक्त भी उसे चक्कर आ रहे थे। उसने कई बार अपने सास ससुर ननद से कहा, लेकिन वो लोग उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। इसलिए देख, तू आजकल कुछ ज्यादा ही बहाने बनाने लगी है। अगर तुझे यहाँ ज्यादा दिक्कत हो रही है तो अपने मायके चली जा। यहाँ फालतू में हमारा खर्चा बढ़ रहा है। फालतू में पराई लड़की बोझ बनी हुई है यहाँ। ये सुनकर ममता की आंखों से आंसू छलक पड़े। रात में उसने विनोद से कहा, विनोद जी, मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। कल मुझे मेरे मायके छोड़ देंगे क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ, नौकर नहीं। अगर मैं तुम्हें मायके छोड़ने गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे भी जब से प्रेग्नेंट हुई हो मेरा खर्चा 2 गुना हो गया है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगले दिन ममता बेचारी अकेले ही अपने मायके पहुंच गई, लेकिन मायके पहुंचते ही देखो तो इस लड़की को देखो, पेट बाहर निकला हुआ है और अपने मायके चली आई। अरे शर्म भी नहीं आती अपने माँ बाप के सामने प्रेग्नेंट होकर आने में। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शादी के बाद मैं पहली बार मायके आई हूँ, आप दोनों को तो खुश होना चाहिए। देख, शादी के बाद एक लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। ये पराया घर है। 1-2 दिन रुक ले और फिर जाए यहाँ से। माँ, मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ससुराल वालों के लिए भी मैं पराई हूँ, आप लोगों के लिए भी मैं पराई हूँ, तो मेरा आखिर अपना है कौन? कहाँ है मेरा घर? इतना बोलकर ममता ने अपना बैग उठाया और वहां से निकल गई। चलो अच्छा हुआ एक दिन भी नहीं रुकी, वरना हमारा खर्चा बढ़ जाता। प्रेगनेंसी के समय बहुत खर्चा होता है। अगर धोखे से यहाँ डिलीवरी होती तो हम तो लूट ही जाते। ममता सीधा किसी ज्वेलरी शॉप पर गई और वहां पर अपने सोने के झुमके, मंगलसूत्र, सोने का कड़ा सब कुछ बेच दिए। बहन, कान के झुमके, हाथ का कड़ा, ये तो समझ में आता है, लेकिन आप अपना मंगलसूत्र क्यों बेच रही हैं? भाई साहब, मेरे लिए अब इस मंगलसूत्र का कोई मतलब नहीं रहा। अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो मैं किसी दूसरी दुकान पर बेच देती हूँ। नहीं नहीं बहन, लगता है आपके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। मैं आपसे कुछ पूछूंगा नहीं, पर मैं सब कुछ खरीदने को तैयार हूँ। सोनार ने सारे गहने ले लिए और ममता को पैसे भी दे दिए। उसके बाद ममता ने उससे कहा, भाई साहब, आप मुझे अच्छे इंसान लगते हैं। इस प्रेगनेंसी में न मेरा ससुराल रहा न मायका, दोनों ही मेरे लिए पराये हो गए। क्या आप मुझे कुछ महीनों के लिए किराए पर एक कमरा दिला सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा एक छोटा सा घर बहुत दिनों से खाली पड़ा है, आप वहाँ रह लीजिए और मुझे अभी किराया मत दीजिए। आपकी जब अच्छे से डिलीवरी हो जाए उसके बाद आप मुझे पैसे दे देना। उस दिन के बाद ममता अकेले ही किराए के मकान में रहने लगी। खुद अपने लिए खाना बनाती थी और समय पर खाती भी थी, ताकि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। फिर एक रात अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। लगता है डिलीवरी का वक्त हो गया है। मुझे किसी तरह जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होगा। ममता अपना पेट पकड़कर किसी तरह घर से बाहर आई। उसने ऑटो वाले को हाथ दिया। अरे बहन जी, आप तो प्रेग्नेंट हो, चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। मेरे अपनों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन बाहर जो भी मुझे मिला सब मेरी मदद कर रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जल्दी से मुझे अस्पताल पहुंचा दीजिए। ऑटो वाले ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचा दिया।
ममता उसे पैसे दे रही थी, लेकिन ऑटो वाले ने लेने से मना कर दिया। खैर हॉस्पिटल वालों ने उसे एडमिट किया। उसके बाद ऐसे टाइम में आपके परिवार का होना बहुत जरूरी है। आपके परिवार वाले कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, मुझे पता है आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हॉस्पिटल की फीस भर दूंगी। ये लीजिए पैसे। गहने बेचकर जो उसने पैसे इकट्ठा किए थे, उसमें से कुछ पैसे उसने अस्पताल में जमा कर दिए। उसी दिन ममता की डिलीवरी हुई और उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। 3 दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर वापस अपने किराए वाले मकान में आ गई। अब मेरे जीने का मकसद सिर्फ तू ही है बेटा। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। मैं तुझे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और एक अच्छा इंसान तो जरूर बनाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ ना ममता के ससुराल वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की और ना ही उसके मायके वालों ने। लेकिन कहते हैं ना, कर्म का फल तो इंसान को मिलता ही है। विनोद जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी ने उसे लात मारकर भगा दिया। परेशान होकर वो घर आ गया। अरे बेटा चिंता मत कर, कहीं ना कहीं नौकरी लग ही जाएगी। मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया। पता नहीं भगवान मेरे साथ ही गलत क्यों करता है। मैं अमीर बनना चाहता था, पर अमीर बनने की छोड़ो, एक छोटी सी नौकरी थी वो भी चली गई। वहीं दूसरी तरफ ममता के माँ बाप की भी हालत खराब हो गई। सुनो, मैंने अपना शोरूम बनाने के लिए यह घर और दुकान एक जमींदार के पास गिरवी रखे थे, लेकिन वह जमींदार फ्रॉड निकला। हाँ, लेकिन दुकान और घर गिरवी रखने के बाद आपको पैसे तो दिए ही होंगे उसने। हाँ, पैसे तो दिया था। फिर मैंने वो पैसा शोरूम बनाने के लिए एक ठेकेदार को दिया। बाद में पता चला कि वो ठेकेदार और जमींदार दोनों मिले हुए थे। वो सब हमारा पैसा लेकर भाग गए। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं बची। तभी कुछ पुलिस वाले उनके घर आ टपके। रामलाल, तुरंत ये घर खाली कर दो। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर हमारा है। ये पेपर देखिए, इन पर आपका ही सिग्नेचर है ना? आपने ये घर किसी खन्ना साहब को बेच दिया है। जब रामलाल ने वो कागज देखे तो दंग रह गया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ धोखा हुआ है। ढेर सारा पैसा मिलने के लालच में मैंने बिना पढ़े ही साइन कर दिया। मैंने तो ये घर और दुकान गिरवी रखने के लिए पेपर पर साइन किए थे। अरे मुझे क्या पता था कि मेरा घर किसी के नाम होने जा रहा है। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। कहीं पर भी साइन करने से पहले आपको सारे पेपर्स अच्छी तरह से पढ़ लेने चाहिए। अब जल्दी से घर खाली करिए, वरना हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए दोनों ने घर खाली कर दिया। अब ना उनके पास दुकान बची ना घर। दोनों सड़क पर आ गए। अब हमारे पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बची। ऐसा करते हैं, अपनी बेटी के ससुराल चलते हैं। कुछ दिन वहां रुकेंगे, फिर कहीं ना कहीं जुगाड़ देख लेंगे। सही कह रही हो तुम। आखिर वो हमारी बेटी है, इतनी तो वो हमारी मदद करेगी ही। दोनों अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? 1 महीने पहले ही ममता आप लोगों के पास ही तो गई थी, तब से वो वापस ही नहीं आई। ये आप क्या कह रहे हैं? वो हमारे पास आई तो थी, लेकिन उसी दिन वापस भी चली आई थी। देखिए, वो तब से यहाँ नहीं आई है और हम आपको यहाँ नहीं रख सकते। मेरे बेटे की नौकरी भी चली गई। हम लोग खुद खाने को तरस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी बचे पैसों से ममता ने एक सिलाई मशीन खरीदी और लोगों के कपड़े सिलने लगी। दूसरों के कपड़े सिलकर वो अपने बेटे को पालने लगी। 1 साल में उसका बेटा चलने भी लगा। और ले मेरा बच्चा तो चलने लगा। मम्मा, मुझे भूख लगी है। हाँ मेरा बच्चा, अभी तुझे खाना देती हूँ। तभी वहां पर वही सुनार किसी बहुत अमीर महिला के साथ आया। बहन, ये है मिस सरला खन्ना। इनकी बहुत बड़ी फैशन इंडस्ट्री है। मैंने इन्हें आपके कुछ डिजाइन दिखाए तो इन्हें बहुत पसंद आई। ममता, मैं बस तुम्हारे बारे में इतना जानती हूँ कि तुम एक गर्भवती महिला थी जो अकेली इधर उधर भटक रही थी। तुमने खुद अपने बच्चे को किसी तरह जन्म दिया, इतना बड़ा किया और अपने दम पर इसे पाल रही हो। लेकिन तुम्हारी डिजाइन मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करोगी? अगर आपको मेरे डिजाइन पसंद आए तो मैं आपकी कंपनी में जरूर काम करूंगी। मुझे तो वैसे भी काम की बहुत जरूरत है। उसी दिन से ममता सरला खन्ना की कंपनी में एज अ फैशन डिजाइनर काम करने लगी। वहां पर रहकर वो और भी ज्यादा मॉडर्न ड्रेस डिजाइन करना सीख गई। 2 साल के अंदर उसने अपना खुद का घर भी बनवा लिया। तब तक उसका बच्चा 3-4 साल का हो गया था और वो स्कूल भी जाने लगा। एक रोज जैसे उसका बेटा घर आया, वैसे ही उसके पीछे पीछे ममता के माँ बाप और पूरे ससुराल वाले बिल्कुल भिखारी वाली हालत में पहुंच गए। माँ, ये लोग देखो कौन है। ये लोग मेरे स्कूल के सामने भीख मांग रहे थे। लोगों ने इन्हें भीख ही नहीं दिया, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। आपने ही मुझे सिखाया है ना, हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन उसके मायके वाले और ससुराल वाले उसे देखकर चौंक गए। अरे ममता बेटी, इसका मतलब ये तुम्हारा बेटा है? अरे ममता, कहाँ चली गई थी तुम? हमारा बेटा कितना समझदार हो गया है। माँ, ये लोग ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? क्या ये लोग आपको पहले से जानते हैं? क्या आपका इन लोगों के साथ कोई रिश्ता है?
इससे पहले कि ममता के ससुराल वाले या मायके वाले कुछ बोल पाते, ममता बीच में बोल पड़ी। नहीं बेटा, शायद ये कोई पागल लोग हैं, भूख की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया। मैं इन्हें खाना खिला देती हूँ। अगर दोबारा ये लोग मिल जाएं तो इन्हें घर लेकर मत आना। ये बहुत बुरे लोग हैं, इसलिए भगवान ने इनकी ये हालत कर दी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो ममता? बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, भूल गई तुम? और मैं भाभी आपकी प्यारी ननद, मुझे भी भूल गई आप? इन सब को छोड़ो बेटी, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तो तुम नहीं भूली होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अकेले दम पर आज इतनी तरक्की कर ली। देखिए, मैं आप लोगों की इज्जत कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी बोलते रहें। चुपचाप खाना खाना है तो खाइए, वरना अभी पागल खाने में फोन करके वहीं शिफ्ट कर देती हूँ आप लोगों को। ममता ने उन्हें खाना खिलाकर वहां से बेदखल कर दिया। अब ममता के ससुराल वाले और मायके वाले जिंदगी भर भीख मांगते रहे, क्योंकि कर्मों का फल तो एक दिन मिलना ही था। इधर ममता अपने बेटे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। इसीलिए दोस्तों, कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है।